सो गुड मॉर्निंग आप सभी को। और अब हम आज क्या शुरू करेंगे? बीकॉम सेकेंड ईयर है ना, कारपोरेट अकाउंट। कारपोरेट अकाउंट में टॉपिक जो आज हम पढ़ेंगे वो क्या है? इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कंपनीज। ठीक है, ये टॉपिक अपने को पढ़ना है, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कंपनीज। अभी अपने को ये समझना है कि रिकंस्ट्रक्शन का क्या मतलब है ना। रिकंस्ट्रक्शन का क्या मतलब है? तो देखो, दो चीजें होती हैं। ये कंपनी चल रही है, बिजनेस कर रही है ना। कंपनी अपना बिजनेस चला रही है। बिजनेस चलाते चलाते कई बार ऐसा होता है कि उसकी जो एसेट्स हैं वो एसेट्स कम हो जाती हैं और जो लायबिलिटीज हैं वो ज़्यादा हो जाती हैं। ऐसा कैसे सर? जबकि बैलेंस शीट का जो टोटल है वो हमेशा क्या होता है? इक्वल। उसके बाद भी ऐसा क्यों, है ना? तो इन दोनों का यानी एक आइटम होता है जिसको हम बोलते हैं नेटवर्थ। नेटवर्थ निकालने का तरीका होता है एसेट माइनस लायबिलिटी। एसेट माइनस लायबिलिटी, ये नेटवर्थ का फार्मूला होता है। फार्मूला याद रखना, इंपॉर्टेंट है। एक चैप्टर आएगा वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स, वहां भी काम आएगा ये फार्मूला। ठीक है, तो ये जो नेटवर्थ है, ये नेटवर्थ है, ये यदि अभी दोनों तरफ बराबर करना है। उसके बाद जो एसेट है वो मैंने यहाँ क्या बोला? कम है और लायबिलिटीज ज़्यादा है। ठीक, और नेटवर्थ कैसे निकलता है? एसेट में से लायबिलिटी माइनस करके। अब एक फंडा होता है जो बैलेंस शीट है उसका टोटल बराबर करने के लिए हम क्या करते हैं? जितने भी हमारे लॉस हैं, यानी यदि P&L अकाउंट में हमके लॉस है तो हम उसको क्या करते हैं? बैलेंस शीट के एसेट साइड लिख देते हैं। बैलेंस शीट में कहाँ लिख देते हैं? एसेट साइड, जिसकी वजह से बैलेंस तो क्या हो जाता है? इक्वल हो जाता है। लेकिन यदि एक्चुअल नेटवर्थ देखी जाए कंपनी की तो वो कम रहती है, वो निगेटिव टाइप हो जाती है ड्यू टू लॉसेस। लॉसेस की वजह से हमारी जो नेटवर्थ है, नेटवर्थ मतलब एक्चुअल जो हमारे पास एसेट है वो कम हो जाती है, हमारे लायबिलिटी ज़्यादा हो जाती है। अच्छा, तो हम जबरन में जो लॉस है उसको एसेट साइड लिखते हैं, यानी एक तरह से ये जो लॉस है ये हो जाता है हमारे लिए फिक्टिटियस एसेट। फिक्टिटियस एसेट। अभी फिक्टिटियस एसेट का मतलब होता है, फिक्टिटियस मतलब होता है कृत्रिम बनाया गया, है ना। तो फिक्टिटियस एसेट का मतलब क्या हो गया? ये एक ऐसी एसेट है जो हमने खुद ने क्रिएट कर ली, यानी हमने इस लॉस को बैलेंस शीट का टोटल मैच करने के लिए हमने क्या बना लिया? एसेट। जबकि ये सही नहीं है। ओरिजिनल यदि रियलिटी की बात करें तो कंपनी अच्छी सिचुएशन में नहीं है ना भाई। लॉस आप एसेट साइड लिख रहे हो, बैलेंस शीट का टोटल मैच करवा रहे हो, तो ये अच्छी पोजीशन नहीं है ना। तो रियल पोजीशन में आने के लिए कंपनियां क्या करती हैं? अपने डाटा को, ये जो लॉस है इसको एडजस्ट करती हैं। किससे एडजस्ट करती हैं? शेयर कैपिटल से। इसका एडजस्टमेंट किससे होता है? शेयर कैपिटल से। या फिर जो तुम्हारे पास पुराने प्रॉफिट्स हैं या रिजर्व्स हैं उनसे इसका एडजस्टमेंट होता है। वो एडजस्टमेंट ही क्या कहलाता है? रिकंस्ट्रक्शन। वो एडजस्टमेंट ही क्या कहलाता है? रिकंस्ट्रक्शन। अच्छा, अब रिकंस्ट्रक्शन दो तरह का होता है, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन और एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। रिकंस्ट्रक्शन के दो टाइप होते हैं, एक होता है इंटरनल और एक होता है एक्सटर्नल। अभी हम जो पढ़ेंगे वो क्या है? इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। कंपनी अपने अंदर ही अपने बैलेंस शीट के डाटा को ही एडजस्ट करेगी।
कंपनी क्या करेगी, अपने बैलेंस शीट के डाटा को एडजस्ट करेगी। ये जो लॉस हमने एसेट साइड लिख दिया है उसको जो पुराने प्रॉफिट हैं, रिजर्व हैं, उनसे एडजस्ट करेगी, या फिर जो कैपिटल है उसको कम ज़्यादा करके ये लॉस को एडजस्ट कर लेगी। ठीक है, ये क्या है, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। और डिटेल डिस्कशन करेंगे, थोड़ा सा माहौल बनाओ। एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन का मतलब ये होता है कि हमारी सिचुएशन अच्छी नहीं है, हमारी सिचुएशन अच्छी नहीं है और हमको ऐसा लगता है कि हमारी अच्छी सिचुएशन होगी भी नहीं, हमारे बस की बात नहीं है, हमारा मैनेजमेंट ऐसा नहीं है, हमारा एम्प्लॉई ऐसा नहीं है, या हमारे पास फंड अवेलेबल नहीं है, हम बैंक से गए लोन लेने तो बैंक लोन देने को भी तैयार नहीं है। तो इस सिचुएशन में आप क्या करोगे? इस सिचुएशन में आप अपने आप को किसी और को बेच दोगे। जब आप अपने आप को किसी और को बेच दोगे तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप क्या करो, बेच दो अपने आप को, या क्या करो, किसी के साथ मिल जाओ, है ना। वो कहलाता है एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। और जो हम चैप्टर पढ़ेंगे मर्जर, एक हम चैप्टर पढ़ेंगे मर्जर, यानी कि उसको दूसरे शब्दों में कहा जाता है अमलगमेशन, अमलगमेशन ऑफ टू कंपनीज। तो वो क्या है, एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन है। इंटरनल मतलब कंपनी अपने खुद के ही बैलेंस शीट में से डाटा एडजस्ट करेगी। एक्सटर्नल मतलब कंपनी या तो अपने आप को किसी को बेच देगी या फिर किसी दूसरी से कंपनी से मिल जाएगी। जैसे लेटेस्ट एग्जांपल आइडिया और वोडाफोन, आइडिया और वोडाफोन। वोडाफोन के हालात अच्छे नहीं थे तो वोडाफोन ने क्या किया, आइडिया के साथ मर्ज हो गई। वोडाफोन आइडिया के साथ मर्ज होकर नई कंपनी क्या बन गई, वीआई, है ना। वैसे भी वोडाफोन हमेशा आइडिया के ही टावर यूज करती थी। वोडाफोन हमेशा नेटवर्क जो इस्तेमाल करती थी, सिग्नल्स, वो हमेशा आइडिया के ही करती थी। कभी देखना, कभी ऐसी सिचुएशन में हो जहाँ पे नेटवर्क नहीं हो तो वोडाफोन की सिम में वोडाफोन और आब्लिक में आइडिया लिखा आता था। यदि तुम लोगों ने ध्यान दिया हो तो, नहीं दिया कोई बात नहीं है, सर आइडिया की सिम नहीं चलाई, कोई बात नहीं, है ना, मैं भी नहीं चलाता हूँ, है ना, मेरे पास भी नहीं है। तो ये दोनों मिलके लेटेस्ट में क्या हो गए, अमलगमेट होकर के वीआई बन गए। ये तो मालूम है ना कि वोडाफोन आइडिया एक हो गए। ये जो मिले हैं ये क्या है, मर्जर है, दो मिलके एक हो गए। ये मर्जर बोलो या अमलगमेशन बोलो, एक ही बात है। और ये क्या है, एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। ठीक है, चलो अब अपन आगे चलें, आगे बढ़ते हैं। ऑब्जेक्टिव वगैरह भी आते हैं क्या पेपर में? हाँ आते तो हैं यार, 15 नंबर के आते हैं साहब। देखो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन है ना, टॉपिक जो है वो क्या है, ये तो दिखना चाहिए। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन तो थोड़ा सा पढ़ते हैं। रिकंस्ट्रक्शन इज ऑफ क्वाइट डिफरेंट नेचर एज कंपेयर टू अमलगमेशन एंड मर्जर। इनका कहना है कि रिकंस्ट्रक्शन थोड़ा सा डिफरेंट है मर्जर और अमलगमेशन से। द ऑब्जेक्टिव ऑफ रिकंस्ट्रक्शन आर नॉट द सेम एज दोज ऑफ बिजनेस कॉम्बिनेशन। रिकंस्ट्रक्शन का जो उद्देश्य है वो बिल्कुल वैसा नहीं होता जैसा अमलगमेशन का होता है। अमलगमेशन में क्या है, आप सरेंडर हो गए कि भाई मेरे से नहीं हो पाएगा, अब किसी दूसरे के साथ मिल जाओ। लेकिन इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में क्या है, गिरे हैं ना, उठ खड़े होते हैं, फिर से शुरुआत करेंगे। Whenever the capital structure of company is over capitalized, कंपनी का जो कैपिटल स्ट्रक्चर है वो ओवर कैपिटलाइज्ड है, यानी जरूरत से ज्यादा आपके पास कैपिटल है ना, और कंपनी हैज इनकर्ड हैवी लॉसेस, या तो कंपनी की कैपिटल बहुत ज्यादा हो गई या फिर कंपनी के पास लॉसेस बहुत ज्यादा है, हैवी लॉसेस हैं। तो उनको एडजस्ट करने के लिए कंपनी क्या करती है, कुछ एसेट्स को कम करती है या फिर कुछ ऐसे लॉसेस बढ़ गए तो कैपिटल को कम करेगी, है ना, और कैपिटल बढ़ गई तो फिर एसेट को एडजस्ट करेगी।
इस तरीके से वो क्या करती है, एडजस्टमेंट करती है, जिसकी वजह से वो क्या हो जाता है, उसका इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। ठीक है, कब कब होता है, जब कंपनी, दो सिचुएशन, एक तो ओवर कैपिटलाइज्ड हो जाए, जरूरत से ज्यादा कैपिटल हो, या फिर दूसरी सिचुएशन हैवी लॉसेस हो। सर कैपिटल ज्यादा हो गई तो क्यों एडजस्ट कर रही है, ये तो अच्छी बात है, पैसे ज्यादा हैं। देखो कैपिटल ओवर होने का मतलब क्या है, आप पर कुछ बर्डन हो जाएंगे। जैसे यदि आपने लोन ज्यादा ले रखा है जरूरत से, तो उस पर ब्याज तो आपको देना ही देना है, यानी आपकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है कहीं ना कहीं इफेक्ट होती है, प्रॉफिट कहीं ना कहीं आपका कम होगा, है ना, जिस वजह से उसको एडजस्ट करना जरूरी हो जाता है। बराबर। अच्छा सर लोन तो ठीक है, अच्छा मान लो लोन नहीं ले रखा है, शेयर से इशू कर रखे हैं, तो शेयर में भी क्या होता है, यदि आप शेयर होल्डर को डिविडेंड नहीं दोगे, डिविडेंड समझते हो, डिविडेंड क्या होता है ये समझते हैं। देखो हम अकेले बिजनेस करते हैं, सोल प्रोप्राइटर, तो वहाँ जो भी प्रॉफिट होता है वो पूरा हमारा। लेकिन जब हम कंपनी बनाते हैं तो उसमें बहुत सारे लोगों का पैसा लगता है, तो जब कंपनी प्रॉफिट कमाती है तो जिन जिन लोगों का पैसा लगा है उनको प्रॉफिट बांटती है, और वो जो प्रॉफिट बांटती है तो उसी को क्या बोला जाता है, डिविडेंड। डिविडेंड का हिंदी मतलब होता है लाभांश, लाभ का अंश, शेयर इन प्रॉफिट, है ना। तो एक बंदे का तो होता नहीं है, इसलिए उसको प्रॉफिट ना बोल के क्या बोला जाता है, शेयर इन प्रॉफिट, और एक शब्द में उसका नामकरण क्या हो गया, नॉमेनक्लेचर डिविडेंड। ठीक है, तो डिविडेंड कुछ बड़ी चीज नहीं है, डिविडेंड सिंपली क्या है, वो प्रॉफिट में वो हिस्सा है जिसके लिए बंदे ने जितनी कैपिटल लगाई है वो। ठीक है, Thus, the term reconstruction is used for reorganization or rearrangement of financial structure of a business unit. हम रिकंस्ट्रक्शन में क्या करते हैं, रीऑर्गेनाइज करते हैं, या फिर रीऑर्गेनाइज करते हैं, या फिर रीअरेंजमेंट करते हैं फाइनेंशियल स्ट्रक्चर को। किसी को कुछ लिखना है क्या, लिखवाऊं, ये चलने दूं, चलने देना, समझ के काम हो रहा है। तो रिकंस्ट्रक्शन दो तरह का होता है, इंटरनल और एक्सटर्नल। हम कौन सा पढ़ेंगे, इंटरनल, है ना। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में अब हम क्या पढ़ेंगे, लिखो, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन इंक्लूड्स, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, एक टाइप्स ऑफ रिकंस्ट्रक्शन। ये तुम लोग रिकंस्ट्रक्शन में कितने हो गए, दो, एक और ये दो, एक क्या हो गया इंटरनल और एक क्या हो गया एक्सटर्नल, ये तो अपन ने पहले ही लिख लिया था। फिर इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन की बात करें, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, तो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में दो चीजें हैं, पहली और दूसरी। क्या दो चीजें हैं, अल्टरेशन इन शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल में आपने बदलाव कर लिया, या फिर रिडक्शन इन शेयर कैपिटल, या फिर रिडक्शन इन शेयर कैपिटल। ठीक है, ये ट्रीट होता है बेटा अंडर सेक्शन 61 to 64 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन इस सेक्शन में डील होता है, कंपनीज एक्ट 2013। कभी ऑब्जेक्टिव में आए तो ऐसा जरूरी नहीं है कि ऑब्जेक्टिव में आएगा। ठीक है, हो सॉरी, ये मुझे यहाँ लिखना था, ये जो है ना ये डील होता है। ठीक है, अल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल डील होता है उस सेक्शन के थ्रू, है ना, अंडर सेक्शन 61 to 64 डील होता है कंपनीज एक्ट के हिसाब से। ठीक है, गलती से उधर लिख दिया मैंने, ध्यान रखना। अब इसमें क्या करते हैं हम,
इसमें हम क्या करते हैं, तो इट मे टेक द फॉर्म ऑफ फ्रेश इशू ऑफ न्यू शेयर, कन्वर्जन ऑफ फुल्ली पेड शेयर्स विथ स्टॉक, कैंसलेशन ऑफ अनइशूड कैपिटल, कंसोलिडेशन। देखो हम इसमें क्या करते हैं, अल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल में या तो हम नए शेयर इशू कर देंगे, या फिर हम क्या करेंगे, या तो नए शेयर इशू कर दोगे, या जो फुल्ली पेड शेयर हैं उनकी वैल्यू कम कर दोगे। कम कैसे करोगे, ऐसे कम करोगे, जैसे शेयर इशू होता है तो तुमने 12th क्लास में भी पढ़ा होगा कि शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपये होती है ना। इस 10 रुपये की जो वैल्यू है इसको तुम बढ़ाया घटा लोगे, है ना, इसको तुम बढ़ाया घटा लोगे। ऐसा बोलोगे कि जो 10 रुपये वाला शेयर था अब हम 5 का ही मानेंगे, है ना। या फिर जो ऐसे शेयर्स हैं जिन्होंने पैसा ही नहीं दिया, थोड़ा पैसा दे दिया थोड़ा नहीं दिया, तो उनको बाहर कर दोगे, कैंसिल कर दोगे उनके शेयर, फॉर फीचर पड़ा होगा, है ना। ये ऐसा कुछ आप काम इसमें कर दोगे, ठीक है। या फिर तुम जो एग्जिस्टिंग शेयर्स हैं उनका डिवीजन कर दोगे, पार्टली पेड, फुल्ली पेड, ऐसा करके, बराबर है। आगे चलें, आगे चलते हैं। तो अब हमें जो देखना है वो देखना है हम एंट्रियां कैसे करेंगे। जर्नल एंट्री सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, लेकिन उससे पहले अब ये तो वहाँ तो देख लिया कि हमने शेयर कैपिटल स्ट्रक्चर बदल लिया। यहाँ रिडक्शन ऑफ इन शेयर कैपिटल का क्या मतलब है कि तुम यहाँ पर कंपनी क्या करेगी, अपने जो शेयर हैं इसमें गवर्नमेंट से परमिशन लेके, ये जो डील होता है ये डील होता है अंडर सेक्शन 66, ये जो डील होता है वो होता है अंडर 66, ठीक है। अभी रिडक्शन इन शेयर कैपिटल नॉर्मल नहीं होता, इसके लिए प्रोसेस है। इसके लिए प्रोसेस क्या है कि सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, कंपनी एक स्कीम बनाएगी किस तरह से वो शेयर कैपिटल को कम करेगी। वो स्कीम बना करके ट्रिब्यूनल को भेजेगी। ट्रिब्यूनल क्या है, जैसे कोर्ट होता है, केसेस भी 2-3 तरह के होते हैं, जैसे क्रिमिनल केस हो गया, CRPC लगता है। CRPC मतलब क्रिमिनल कोड प्रोसीजर जो होता है, जिनकी सुनवाई अदालतों में होती है। ऐसे ही कंपनी के मैटर देखने के लिए ट्रिब्यूनल बनाया जाता है, उसको ट्रिब्यूनल बोलता है। कंपनी के लिए स्पेसिफिकली वो सिर्फ और सिर्फ किसके मैटर से देखती हैं, कंपनियों में यदि कोई डिस्प्यूट है तो उसका निपटारा करते हैं ट्रिब्यूनल। अभी उनका नाम बदल के NCLT कर दिया, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ऐसे करके, तो शॉर्टकट में उसको ट्रिब्यूनल बोलते हैं ना। तो वहाँ पर एप्लीकेशन दी जाती है कि हमने ये रिकंस्ट्रक्शन स्कीम बनाई है, हमारे जो शेयर होल्डर हैं, हमारे डिवेंचर होल्डर हैं, हमारे क्रेडिटर हैं, हमारे डेटर हैं, उनका कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, वो भी इस स्कीम के लिए रेडी हैं। ट्रिब्यूनल उसको चेक करता है, यदि ट्रिब्यूनल को सही लगा कि नहीं ये कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, शेयर होल्डर के साथ गलत नहीं होगा, जो क्रेडिटर हैं उनके साथ कोई गलत नहीं है, तो फिर वो मंजूरी दे देते हैं। और वो मंजूरी मिलने के बाद कंपनी एक बार एडवर्टाइजमेंट करती है कि हाँ हम अपनी शेयर कैपिटल को क्या कर रहे हैं, रिड्यूस कर रहे हैं। और कम्युनिकेट करना पड़ता है सभी शेयर होल्डर्स को कि हम कंपनी ने बाकायदा जो ट्रिब्यूनल से ऑर्डर मिलता है कि हाँ आप कम कर लो, वो ऑर्डर कंपनी अपने रजिस्ट्रार ऑफिस भी भेजती है। हर स्टेट का एक रजिस्ट्रार ऑफिस होता है कंपनी का। हमारे इंडिया मतलब हमारे MP में ग्वालियर में है। MP में कहीं भी यदि कंपनी क्रिएट होगी तो उसका रजिस्ट्रेशन ग्वालियर से होता है। हेड ऑफिस रजिस्ट्रेशन कराने के लिए ग्वालियर है। जैसे ऑफिसेस होते हैं ना, जैसे पासपोर्ट बनवाते हो तो पहले भोपाल में था, अभी इंदौर में भी आ गया है ना, ऐसा होता है ना। पासपोर्ट का एक फिक्स ऑफिस होता है, ऐसे ही कंपनी के रजिस्ट्रेशन के लिए भी एक फिक्स ऑफिस होता है, वो एक स्टेट का एक ही होता है एक्सेप्ट महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में 2 हैं, एक बॉम्बे में एक पूना में। क्योंकि तुम लोगों को पता नहीं होगा कि महाराष्ट्र जो है ना वो मुंबई को सेपरेट समझता है, उसका सेपरेट स्ट्रक्चर है, और रेस्ट ऑफ द महाराष्ट्र अलग से डील होता है।
है ना। मुंबई से रिलेटेड जितने भी चीज़ें हैं वो पूरा अलग ही डील होता है और रेस्ट ऑफ द महाराष्ट्र अलग से डील होता है। तो रेस्ट ऑफ द महाराष्ट्र का पूरा काम पुणे से होता है और मुंबई का काम मुंबई से ही होता है। ठीक है, ये है महाराष्ट्र में। चलते हैं अपन आगे। तो अब आगे जब हम चलेंगे तो हमको ये देखना है जर्नल एंट्रियाँ, सिर्फ जर्नल एंट्रियाँ करनी है, हार्डली 4 या 5 जर्नल एंट्री करनी है, क्वेश्चन हो जाता है। उसके बाद बैलेंस शीट बनानी पड़ती है। तो अब हेडिंग दो जर्नल एंट्री। एक क्वेश्चन आए इसकी संभावना 100% होती है। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन एग्जाम में आए इसके चांसेस 100% होते हैं। चलो देखते हैं। हेडिंग दो जर्नल एंट्री। पहली, फॉर अल्टरेशन और रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल। एंट्री क्या होगी ये देखते हैं। मुश्किल है ये एग्जाम में आए, ऐसा आता नहीं है बट लिख लो। फॉर, इसमें ए फॉर कन्वर्जन ऑफ शेयर इनटू स्टॉक, फॉर कन्वर्जन ऑफ शेयर इनटू स्टॉक। एंट्री होगी शेयर स्टॉक अकाउंट डेबिट टू एक सेकंड है, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर स्टॉक अकाउंट। समझना, देखो तुमने जर्नल एंट्री का फंडा होता है ना। जर्नल एंट्री यदि तुमने जब भी सीखी है तो 2 चीज़ें सीखी होंगी। एक तुम्हारा होता है गोल्डन रूल। गोल्डन रूल जो कहता है कि अकाउंट के 3 टाइप होते हैं, रियल, पर्सनल और नॉमिनल, है ना। डेबिट भाट कम्स इन, क्रेडिट भाट गोज आउट, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। ये होता है गोल्डन रूल। एक और होता है मॉडर्न रूल। मॉडर्न रूल क्या कहता है कि यदि एसेट की वैल्यू इंक्रीज हो तो डेबिट कर दो। ये पढ़ा है क्या? नहीं, याद नहीं है? बस, एसेट की वैल्यू डिक्रीज हो तो क्रेडिट कर दो, ये रूल होता है। सेकंड रूल है, क्योंकि इस रूल में कुछ ड्रॉबैक थे, इस रूल में कुछ ड्रॉबैक थे, उनको दूर करने के लिए मॉडर्न रूल आया था। मैं तो बहुत दिनों से पढ़ा रहा हूँ यार। हाँ, तो एसेट ऐसे ही लायबिलिटी यदि इंक्रीज होती है, लायबिलिटी या फिर कैपिटल इंक्रीज होती तो क्रेडिट होती है और जब डिक्रीज होती तो डेबिट होती है। ठीक है, अभी यहाँ ये फंडा आपको यहाँ लगाना है। देखो, आपने शेयर कैपिटल को कन्वर्ट कर दिया किस में? स्टॉक में, यानी कि आपकी शेयर कैपिटल रेड्यूस हो गई। जब शेयर कैपिटल रेड्यूस हो गई तो क्या शेयर कैपिटल डेबिट हो जाएगी फंडे के हिसाब से। कैपिटल और लायबिलिटी बढ़ेंगे तो क्रेडिट होंगे और कम होंगे तो डेबिट होंगे। ये डेबिट क्यों किया हमने? क्योंकि ये कम हो गया, और स्टॉक बढ़ गया इसलिए इसको क्रेडिट कर दिया। बराबर है, सिंपल सा ये है। अच्छा, बराबर। अब एक बात बताओ कि यदि तुम शेयर स्टॉक को शेयर कैपिटल में बदलोगे तो क्या एंट्री होगी? फॉर कन्वर्जन ऑफ शेयर स्टॉक इनटू शेयर कैपिटल। तो अब एंट्री क्या करोगे? इस एंट्री को रिवर्स करना है बस, इस एंट्री को रिवर्स करोगे बस, काम खत्म, है ना। तो एंट्री क्या होगी? शेयर स्टॉक अकाउंट डेबिट टू
शेयर मतलब इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। ये एंट्रियां काम आएंगी या नहीं आएंगी मुझे भी नहीं मालूम, है ना। सेकेंड, देखो, when share capital is reduced, जब आप शेयर कैपिटल को रिड्यूस करोगे तो एंट्री क्या करोगे, तो आप एंट्री करोगे शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। मैं यहाँ सिर्फ शेयर कैपिटल लिख रहा हूँ, है ना, क्योंकि शेयर कैपिटल दो टाइप की होती है, ये तुमको मालूम है ना। प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर दो शेयर होते हैं, है ना। तो जो भी शेयर की वैल्यू कम करोगे, चाहे इक्विटी की करो चाहे प्रेफरेंस की करो, या फिर चलो मैं ऐसे लिख देता हूँ, और इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट, जो भी वैल्यू कम हो करोगे, है ना। टू क्रेडिट करोगे कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, ठीक है। ठीक है, ये एंट्री बनाओगे। अच्छा, ये जो एंट्री बनाई है इसी को अल्टरनेटिवली ऐसा भी कर सकते हो। अल्टरनेटिवली कैसे कर सकते हो? सारी एंट्रियां इसलिए लिखे दे रहा हूं कि मान लो तुमने सॉल्व एग्जाम्पल देखा और फिर बोले अरे यार ये तो सर ने पढ़ाया ही नहीं अपने को, है ना। तो किसी भी तरीके से दे सकता है। तुम्हें एग्जाम में क्या करना है वो मैं बाद में बता दूंगा, ठीक है। तो इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो, ओल्ड शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, जर्नल एंट्री का फॉर्मेट फिक्स होता है, वही डेट पर्टिकुलर डेबिट क्रेडिट, है ना। अब अपने पास बोर्ड की एक लिमिटेशन है, उसको ध्यान में रखना, भावुक नहीं होना। टू न्यू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। अभी ये मैं समझाता हूं कि ये क्या है। देखो, जैसे मान लो एग्जाम्पल के तौर पे तुम्हारा एक शेयर 100 रुपए का था, ठीक है। एक शेयर की फेस वैल्यू 100 रुपीज थी। क्वेश्चन ने ये बोला कि जो शेयर 100 रुपए का था कम करके कंपनी ने 60 का कर दिया। कितने से कम हो गया? 40 से। 100 का था, अभी कितना हो गया? 60 का, यानी कम कितने से हुआ? 40 से। तो तुम्हारे पास ये ऑप्शन है कि तुम डायरेक्ट यहाँ क्या लिख दो? 40, और यहाँ कैपिटल रिडक्शन में क्या लिख दो? 40। एक तो ये ऑप्शन है। सर हमको इसमें मजा नहीं आता, तो मजा लो, ओल्ड कैपिटल में फिर कितना लिखोगे? ओल्ड कैपिटल तुम डेबिट करोगे कितने से? 100 से, ठीक है। तुम्हारी अभी कैपिटल कितने की है? 60 की। तो न्यू कैपिटल में कितना लिखोगे? 60, और जितना कम किया तुमने 40, ये ऐसा है ना। तो हर बुक में अलग अलग मिलता है, राइटर अपना प्रेजेंटेशन अपने हिसाब से करता है, बराबर। घबराने का नहीं, दोनों देखो, मतलब अपने को कैपिटल रिडक्शन अकाउंट से, और कैपिटल रिडक्शन में यहाँ भी 40 है और यहाँ भी 40 है। तुम्हारी इच्छा, तुम्हारे पास सफिशिएंट एग्जाम में टाइम है, तुमको कॉपी भरना है तो बड़ी एंट्री करो, और टाइम नहीं है तो शॉर्टकट में निपटा लो, ठीक। हाँ, स्पेसिफाई तुमको जरूर करना पड़ेगा
यदि इक्विटी करोगे तो इक्विटी और प्रेफरेंस करोगे तो प्रेफरेंस। जो शेयर कम करोगे वो तुम्हें स्पेसिफाई करना कंपलसरी। मैंने यहाँ शेयर कैपिटल लिखा है तो यहाँ से मैंने दोनों का काम कर दिया, नहीं तो फिर मैं क्या लिखता, ओल्ड इक्विटी शेयर कैपिटल, ओल्ड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल टू न्यू इक्विटी शेयर कैपिटल टू न्यू प्रेफरेंस शेयर। ये गधा माली मैंने नहीं की। ठीक, बीकॉम में आने के बाद बच्चा समझदार हो जाता है, बराबर है। ठीक, आगे बढ़ो। तो ये हो गया। उसके बाद अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि आपको कुछ नए शेयर इशू करने पड़े, या फिर हो सकता है आपको नए डिवेंचर इशू करना पड़े। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन की स्कीम में कुछ भी हो सकता है ना। तो उसके लिए अपन आगे बढ़ते हैं। ये एंट्रियां नोट कर ली, इस उम्मीद के साथ आगे बढ़ता हूं। हटा दूं? पक्का लिखिए, लिख जरूर लेना। देखो, अब यदि मान लो तुमने डिवेंचर इशू किया। अच्छा, एक चीज और बताओ, इसकी बाद में करेंगे, ठीक है। मान लो कंपनी ने नई शेयर इशू किए तो वही एंट्री होगी जो तुमने 12th क्लास में की है। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अभी मैंने शेयर कैपिटल क्यों लिखा, क्योंकि तुम अपने हिसाब से देख लेना। क्वेश्चन में इक्विटी है तो इक्विटी लिखना, प्रेफरेंस है तो प्रेफरेंस लिखना। अच्छा, यहाँ पे लिखना था फॉर इशू ऑफ न्यू शेयर। ठीक है, ये हेडिंग है। ठीक, उसके बाद ये एंट्री होगी, थर्ड एंट्री थी। फोर्थ, मान लो कंपनी ने क्या की है, इशूड डिवेंचर। कंपनी ने मान लो डिवेंचर इशू की। कई बार कंपनी क्या करती मालूम है, पर पहले तो ये समझो, फर्स्ट डिवेंचर और सेकंड डिवेंचर, ये क्या होता है? नाम नहीं सुना था? कोई बात नहीं सुना तो भी कोई बात नहीं है। देखो, फर्स्ट डिवेंचर और सेकंड। अच्छा, तुमको ये तो मालूम है कि डिवेंचर सिक्योर्ड होता है ना, डिवेंचर सिक्योर्ड होता है। 12th क्लास में जब पढ़ा होगा तो शेयर कैपिटल डिवेंचर में पढ़ा होगा, इशू ऑफ डिवेंचर एज कोलैटरल सिक्योरिटी। इशू ऑफ डिवेंचर एज कोलैटरल सिक्योरिटी। 3 नंबर का एक क्वेश्चन आता ही आता है बोर्ड एग्जाम में, है ना, कोई सा भी हो, बराबर है। तो कोलैटरल सिक्योरिटी मतलब क्या है कि एक प्रिंसिपल सिक्योरिटी है, उस प्रिंसिपल सिक्योरिटी के साथ में आपने एक एडिशनल सिक्योरिटी इशू कर दी तो उसको कोलैटरल बोलते हैं। कोलैटरल मतलब होता है सहायक जो हेल्प कर रही है या फिर सेकंड नंबर की। ठीक है, तो यहाँ भी वही है कि डिवेंचर सिक्योर्ड है एसेट पे। पहला राइट फर्स्ट डिवेंचर का, बड़ा भाई छोटा भाई, है ना, पहला हक छोटे भाई का है ना। ऐसा कुछ होता है ना घर में, अरे कोई नई चीज आती तो पहले छोटे को दे यार, ये नाराज नहीं होना चाहिए, ऐसा होता है ना। ऐसे ही यहाँ भी है। फर्स्ट डिवेंचर मतलब जब भी पेमेंट की बारी आएगी, पहला हक फर्स्ट डिवेंचर का, उसके बाद यदि कुछ बचा है तो सेकंड डिवेंचर का। मतलब ये बड़ा भाई है जो हमेशा त्याग करने के लिए तैयार है, और ये छोटा भाई है जिसको सब काम पहले चाहिए। ठीक, मैं घर में छोटा हूं पर मेरे साथ उल्टा है। ठीक है, चलो। तो अब यदि आप डिवेंचर इशू करते हो तो आपको क्या करना है, बैंक अकाउंट डेबिट टू फर्स्ट डिवेंचर अकाउंट, या फिर टू सेकंड डिवेंचर अकाउंट। तुम लोग पूरा लिखना है ना, मैंने आधा लिखा है, एग्जाम में पूरा लिखना पड़ता है, ऐसा हो सकता है।
अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि आप डिबेंचर को कन्वर्ट कर दो शेयर्स में। ऐसा भी हो सकता है कि डिबेंचर को आप क्या करो, कन्वर्ट कर दो शेयर्स में। तो इफ डिबेंचर्स आर कन्वर्टेड इनटू शेयर्स, यदि डिबेंचर कन्वर्ट हो गए किसमें, शेयर्स में, तो एंट्री क्या होगी, देखो शेयर कैपिटल खत्म होगा, ऐसा होगा क्या, नहीं, डिबेंचर नाम की जो लायबिलिटी वो खत्म हो जाएगी। और जब लायबिलिटी खत्म होती है तो क्या करते हैं, डेबिट, और लायबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट होता है। तो डिबेंचर नाम की लायबिलिटी खत्म होगी तो उसको क्या कर दोगे, डेबिट। दूसरी लायबिलिटी कौन सी बढ़ गई, शेयर कैपिटल की, तो शेयर कैपिटल क्या हो जाएगा, क्रेडिट। बिल्कुल जो स्टॉक कन्वर्जन वाला था पहला एंट्री वो, तो यहाँ पे एंट्री होगी डिबेंचर अकाउंट डेबिट, पर इसकी दो एंट्री होंगी, है ना, डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर, टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट, ठीक है, ये पहली एंट्री होगी। और फिर दूसरी एंट्री हो जाएगी डिबेंचर होल्डर, होल्डर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी, टू शेयर कैपिटल। और भी बहुत सारी एंट्रियां बन सकती हैं, वो हम जब क्वेश्चन आएगा तो उसके हिसाब से देख लेंगे, ठीक है। एक बेसिक फंडे के तौर पे मैंने यहाँ पे कुछ एंट्रियां लिख दी। एक मेन इंपॉर्टेंट वाली जो एंट्री बची है अभी, सबसे इंपॉर्टेंट एंट्री है ये वाली, अब जो कर रहा हूं, चौथा हेडिंग है इसका यूटिलाइजेशन, यूटिलाइजेशन ऑफ कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। यहां पे हम क्या करेंगे, जो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट का बैलेंस है उससे हम लॉसेस को एडजस्ट करेंगे। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, ओवर कैपिटलाइज्ड थे, कैपिटल हमने कम कर ली, कहाँ डाल दी, कैपिटल रिडक्शन में। अब जितनी तुमने कैपिटल कम की है उतना ही तुमको एसेट साइड निपटाना है ना, उतनी ही वैल्यू तुम्हें एसेट्स की निपटानी है। तो जब तुमने कैपिटल कम की तो डेबिट की, जब एसेट निपटाओगे तो क्या करोगे, क्रेडिट करोगे, ठीक है। तो एंट्री क्या बनेगी इसके लिए, ये देखो, ये फिक्स नहीं है, हाँ बनेगी ऐसी ही, क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा कि कितने आइटम यहाँ लिखना है और कितने नहीं लिखना। तो एंट्री जो होगी वो ऐसे बनेगी, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट होगा, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट होगा, पहले क्रेडिट हुआ था अब डेबिट हो जाएगा, टू एसेट्स, ब्रैकेट में लिख रहा हूँ डब्ल्यू, इसका मतलब होता है रिटर्न ऑफ, खत्म करना, ठीक है, वाइफ ऑफ नहीं है ये ध्यान रखना है ना। हाँ, अरे पढ़ाते पढ़ाते क्या हुआ, बहुत पुरानी बात है, 11th क्लास पढ़ा रहा था तो एक बच्चा है और उसमें लिखा था सन्ड्री डेटर्स, SUNDARY है ना, सन्ड्री डेटर्स ऐसा लिखा था। तो बोलता सर ये सुंदरी डेटर्स है क्या? अरे मैंने कहा भक्त घर की आदमी वो सन्ड्री है, सन्ड्री का मतलब होता है व्यापारिक, है ना। तो ये इसको कई बार आदमी वाइफ ऑफ पढ़ लेता है, बोले ये एसेट का क्या पति पत्नी में, ये रिटर्न ऑफ है ना, ऐसा मतलब लिख देता हूँ मैं यहाँ, WRITTENFF ऑफ मतलब खत्म होना, है ना, रिटर्न ऑफ, इसको शॉर्ट में क्या लिखते हैं, WO। राइट ऑफ आपने जो एसेट कर दी वो, उसके बाद जो आपने लॉसेस एडजस्ट किए हैं वो, लॉसेस में क्या एडजस्ट करोगे, तो टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इफ लॉस, ठीक है, टू गुडविल, टू गुडविल सर होती तो ये भी एसेट है, हाँ, टू प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस अकाउंट,
फिर 2 डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स और डिवेंचर, 2 डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर ऑब्लिक डिवेंचर, ठीक है। 2 पेटेंट इफ रिटन ऑफ, 2 अदर एसेट ऑब्लिक लॉस, और यदि कोई क्वेश्चन में है तो वो, ठीक है। ये मेन एंट्रियां हैं। सेकंड वाली और ये वाली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यही मैक्सिमम टाइम यूज होंगी। बाकी जो लिखी हैं वो यूज होंगी या नहीं, लेकिन जो हमने यहाँ सेकंड लिखी थी और जो ये लिख रहे हैं सबसे ज़्यादा यूज इन्हीं एंट्रियों का होगा और सारा दारोमदार इन्हीं के कंधे पर है, ठीक है। अच्छा सर, मान लो ये तो आपने बता दिया, कैपिटल कम कर दी, शेयर कम कर दिए, डिवेंचर कम कर दिए, मान लो कोई लायबिलिटी कम कर दें तो लिख लो। फिफ्थ एंट्री, if liabilities reduced, यदि लायबिलिटी कम करोगे तो एंट्री होगी लायबिलिटी अकाउंट डेबिट, अब लायबिलिटी में क्या भी हो सकता है, जैसे बिल्स पेबल है ना, क्रेडिटर एटसेट्रा, कुछ भी हो सकता है ना। 2 कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, बराबर। चलो, जर्नल एंट्रियों का काम खत्म हो चुका है। अब हमें क्वेश्चंस करना है जो हम बाद में करेंगे, ठीक है। धन्यवाद।